करके आया हूँ DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल का पेपर 2018 का। आप लोगों के सामने वीडियो तो सभी लोग लेकर के आते हैं, लेकिन आज मैं आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव के जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव के इंस्ट्रक्शन में आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व होंगे। मैं हर क्वेश्चन का आपको फुल डिटेल देने वाला हूं, उससे जानकारी रिलेटेड। प्लस आपको एक और एडवांटेज मिलने वाला है कि जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो भी आपको इस क्वेश्चन में जानने का मिलेगा, क्योंकि उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अदर ऑब्जेक्टिव उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूं फुल डिटेल से। तो आप यदि कर रहे हैं तैयारी तो तैयार हो जाइए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथ के लिए 8 ओम शाखा में धारा ज्ञात कीजिए। यह है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 2016 का पेपर जो डिस्कस किया हूं उसमें मैं आप लोगों के लिए स्पष्ट रूप से इस क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूं। फिर भी मैं यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं इसको आपको जर्नली एक हिंट दे देता हूं। जो वोल्टेज होता है यदि वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, और यदि हम करंट के डायरेक्शन में यदि हम अपने सर्किट को लेते हैं बंद लूप, तो जो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप यानी IR, उसको हम लेते हैं निगेटिव। तो हम +5 वोल्ट लेंगे, -2 ओम लेंगे और -8। यदि हम यहाँ 8I करंट प्रवाहित हो रही, 8 ओम में I हो रही है, तो उसको हम ले लेंगे -8I = 0। दूसरा सर्किट हम लेंगे दूसरा सर्किट यदि हम लेंगे तो -4I1 -3, ये माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो इसको हम लेंगे +3 वोल्ट। प्लस ये इधर देखिए करंट ऊपर से आ रही है और हम इधर से ये क्लोज लूप कर रहे हैं तो ये आएगा +8 वोल्ट। तो दूसरा समीकरण हमारा बन जाएगा +3 वोल्ट -4I1 +8I = 0। अब इस समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को डिटेल से जानना चाहते हैं, यदि आप इसे सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं कि आप वोल्टेज लॉ से सॉल्व करें, इसे आप सस्पेंशन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने की 2-3 मेथड है, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वोल्टेज लॉ आप लोगों के लिए इजी पड़ रहा है इसलिए मैं इसको वोल्टेज लॉ से आपको बता दिया हूं। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आ रहा है, फैराडे के नियम के अनुसार N घुमाव के साथ कुंडली में प्रेरित वोल्टेज V1 और चुंबकीय प्रवाह फाई है। यह आपका नियम है फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी वोल्टेज जो होता है, ये जो हमारे चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है dφ/dt के प्रोपोर्शनल होता है। ये होता है फैराडे का द्वितीय नियम। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप लोग यदि सर्किट देखना जानते हैं, सिर्फ आप सर्किट को समझना जानते हैं, तो आप तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। निम्नलिखित परिपथ के लिए धारा स्रोत द्वारा आपूर्ति या अवशोषित विभव P4 निर्धारित करें। अब आप देखिए P4 में आपको क्या निकालना है? आपको वाट निकालना है, यानी शक्ति निकालना है, अवशोषित विभव निकालना है आपको। तो सिर्फ और सिर्फ आप इस सर्किट को ध्यान से देखिए। हमारा पावर निकालने का फार्मूला क्या होता है? P = VI, DC के लिए। AC के लिए VI cos phi होगा। तो VI होता है, इसमें वोल्टेज आपको दिया हुआ है। वोल्टेज जो होता है, सीरीज में करंट समान होती है, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है। आप यदि ये वाला सर्किट लें तो यहाँ पे देखिए कि 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, प्लस इसमें करंट कितना प्रवाहित हो रहा है? 0.2I। तो P = VI से सॉल्व कर दीजिए। P बराबर होगा, V है आपका 8 वोल्ट और I इसमें 0.2I दिया हुआ है, तो 8 × 0.2I, I की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। I बराबर इसमें दिया हुआ है I = 5 एम्पियर। तो आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको सर्किट को देखना आना चाहिए। यदि आप सर्किट को देखना आता है तो आपको आंसर आ जाएगा। तो
भी इंटू आई, भी करिए 8 इंटू 0.2 आई का मान पुट कर दीजिए, आई इक्वल टू 5 एम्पियर दिया है तो आपका 8 वोल्ट आ जाएगी आपकी शक्ति। अगला क्वेश्चन है, जब आप निम्नलिखित नोड्स पर किरचॉफ के धारा के नियम को लागू करते हैं तो धारा का संबंध किस प्रकार दर्शाया गया है या किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम होता है, बिंदु का नियम जिसे बोलते हैं, या धारा का नियम जिसे बोलते हैं, या प्रथम नियम जिसे बोलते हैं, वो होता है हमारे इनकमिंग धाराओं का योग और आउटगोइंग धाराओं का योग, यानी कुल धाराओं का सम जो होता है तो आपका 0 होना चाहिए। तो आने वाली धाराओं का योग प्लस जाने वाली धाराओं का योग, या तो कोई इसको बताता है कि आने वाली धाराएं और जो जा रहे हैं धाराएं उसको माइनस कर दो इक्वल टू 0। कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें, जो धाराएं आ रही हैं वो पॉजिटिव और जो धाराएं जा रही हैं उनको निगेटिव में रखिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि L1 व L2 कुंडली 1 व कुंडली 2 के प्रेरकत्व हैं तो चुंबकीय परिपथ का कुल प्रेरकत्व निम्नलिखित में से किस प्रकार दर्शाया जाएगा। इसमें 2 कुंडली दी हुई है L1 व L2। अब आप इसको देखिए कि उनके मध्य जो है तो प्रेरकत्व को क्या हो रहा है, यम प्रेरकत्व उत्पन्न हो रहा है। तथा आप देख सकते हैं कि जो फिगर दिया हुआ है, फिगर में इसका डायरेक्शन क्या है, एक दिशा में दी हुई है। I1 जो है तो एक दिशा में दिया हुआ है, दूसरे तरफ से डायरेक्शन नहीं दी है। यदि एक तरफ से आपकी डायरेक्शन दी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यदि इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। यदि दूसरे तरफ से डायरेक्शन, जब इधर जहां पे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यदि इधर से कोई करंट आती हुई दिखती I1 की तरफ तो ये एक्चुअल में तब पॉजिटिव होता। तो लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन दी हुई है, यदि उनके आमने सामने होते, यानी इधर से यदि प्लस की डायरेक्शन से आ रहा होता तो हम लिखते L1 प्लस L2 माइनस 2m, लेकिन यहाँ पे एक ही डायरेक्शन दी हुई है। यदि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको लेते हैं पॉजिटिव में। तो हमारा इसमें जो प्रेरकत्व है वो होगा L1 प्लस L2 प्लस 2m। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आप। यदि I1 की डायरेक्शन और I2 की डायरेक्शन एक ही दिशा में होती तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे इसमें, लेकिन एक ही डायरेक्शन दी हुई है। लेकिन I1 और I2 की डायरेक्शन यदि विपरीत होती, यानी आमने सामने होती, उधर से प्लस की तरफ से I1 आ रही होती और इधर से I1 आ ही रही, इधर से I2 आ रही होती, तो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाती तो हम वहां पे लेते 2m को माइनस में लेते। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यदि आप लोगों ने कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका DFCCIL का पेपर एक झटके में यूं ही निकल गया, यूं ही निकल गया। सिग्नल सिस्टम का है, मंथली रीडिंग दी हुई है। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं इनको आपको सिर्फ समझना है और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी 1% आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चनों को सिर्फ समझना है। मंथली रीडिंग दी हुई है कंज्यूमर्स के मीटर की, मैक्सिमम डिमांड दिया हुआ है 50 किलोवाट, एनर्जी कंज्यूम दिया हुआ है 36 किलोवाट और रिएक्टिव एनर्जी दिया हुआ है 24,000 किलो वोल्ट एम्पियर। अब आपको निकालना है व्हाट इज द एवरेज लोड एंड एवरेज रिएक्टिव पावर, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारे घर में जो लोड होता है, कनेक्टिंग लोड क्या कहलाता है। कनेक्टिंग लोड होता है घर में हमारे जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनकी रीडिंग कितनी होती है, जो उसमें रीडिंग लिखी हुई रहती है कि इतने रेटिंग की है, सॉरी जितनी उसकी रेटिंग लिखी रहती है कि ये 5 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है, वो उसका कहलाता है कनेक्टिंग लोड। अब आता है अगला क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम डिमांड किसे कहते हैं। मैक्सिमम डिमांड यानी कि आप जब यदि लाइनमैन होंगे तो आपको पता होगा कि लाइनमैन को जेई साहब बोलते हैं कि आप एमडी निकाल के लाओ मीटर से, तो उसी एमडी को ही बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। यह होता है कि आपके जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, एक फिक्स टाइम ऐसा आता है कि आप अधिक से अधिक उपकरण एक साथ चालू कर देते हैं। जैसे आपके फ्रिज, कूलर, एसी सब कुछ है, तो एक समय ऐसे आएगा कि वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, आपका हीटर और प्रेस सब कुछ एक साथ चलेगा। उस समय जो आपकी रीडिंग होगी आपकी अधिकतम होगी, मैक्सिमम डिमांड होगी उस वक्त, और उस समय की जो रीडिंग होती है वह कहलाती है आपकी एमडी। अब आता है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टिंग लोड।
मैक्सिमम डिमांड आपका जो है कितना है और उसके बाद कनेक्टिंग लोड। तो इसका मान जो होता है तो हमेशा 1 से कम होता है डिमांड फैक्टर का मान हमेशा, क्योंकि कनेक्टिंग लोड आपका हमेशा ज़्यादा होता है मैक्सिमम डिमांड से। मैक्सिमम डिमांड से आपका कनेक्टिंग लोड हमेशा कनेक्टिंग लोड ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम डिमांड हमेशा कम रहेगी। इसलिए अधिकतम हो सकता है कि एमडी आपका डिमांड फैक्टर अधिकतम 1 हो। यह क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन में कई बार कि डिमांड फैक्टर का मान अधिकतम कितना होता है, तो अधिकतम आपका 1 तक जाता है। अगले बार आता है एवरेज लोड बटे डिमांड फैक्टर, या अलग अलग होते हैं। एवरेज लोड जिसको बोलते हैं या डिमांड लोड जिसे बोलते हैं, आपकी डिमांड कितनी की गई है या एवरेज लोड की कितनी की गई है, या आप इसको निकालने के लिए एवरेज लोड को या डिमांड एवरेज लोड जो जिसमें आपको निकालना है, ये एवरेज लोड इसमें दिया व्हाट इज द एवरेज लोड। तो एवरेज लोड जो होता है या डिमांड लोड जिसे हम बोलते हैं, ये अलग अलग होता है। इसे आप एवरेज लोड को दैनिक निकाल सकते हैं, प्लस इसको आप मंथली निकाल सकते हैं, इसको आप ईयरली निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन पहले पढ़िए, इसमें दिया है मंथली रीडिंग ऑफ कंज्यूमर्स। तो यानी कि 1 मंथ की रीडिंग दी हुई है आपको, जितनी भी मैक्सिमम डिमांड एनर्जी कंज्यूम्ड और रिएक्टिव एनर्जी दी हुई है आपकी 1 मंथ की रीडिंग है। तो एवरेज लोड जो होता है तो मंथली, यदि मंथली हम निकाल रहे हैं तो मंथली में होगा KWH में आपकी जो सप्लाई है 1 मंथ की, उसमें आपको डिवाइड करना है 30 दिन से और 24 घंटे से। यदि आपकी पर डे की निकालनी है तो KWH अपॉन 24, यदि आपको 1 साल की निकालनी है तो KWH अपॉन 3 इंटू 24 इंटू 365 दिन। तो इस तरह आप अपने एवरेज लोड को निकाल सकते हो। तो इसमें एवरेज लोड निकालने के लिए बोल रहा है, तो एवरेज लोड आप निकालिए। एवरेज लोड KWH आपका दिया हुआ 36,000 डिवाइडेड बाई 30 दिन इंटू 24, तो आपका आ जाएगा एवरेज लोड। तो एवरेज लोड आपका आ जाएगा 50 किलोवाट। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है एवरेज रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर भी आपकी दी हुई है, एवरेज रिएक्टिव पावर निकालनी है। तो आपको बताया ना कि आपको मंथली यदि निकालनी है एवरेज, तो आप मंथली निकाल लीजिए डिवाइडेड बाई 30 इंटू 24, तो आपकी आ जाएगी एवरेज रिएक्टिव पावर। इसी से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं लोड फैक्टर क्या होता है। लोड फैक्टर जो होता है ये आपकी एवरेज डिमांड या एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड होता है। इसका मान भी आपका हमेशा इकाई से कम होता है या अधिकतम इकाई होता है, यूनिटी तक जा सकता है, लेकिन हमेशा लोड फैक्टर या आपका डिमांड फैक्टर, दोनों जो लोड फैक्टर होते हैं या डिमांड फैक्टर हमेशा 1 से कम होते हैं। अब आ गया अपना आपके लिए अगला क्वेश्चन, लाइनर सिस्टम। आप DFCCIL का तो छोड़िए, आप दिल्ली मेट्रो का उठा लीजिए, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, कहीं का भी पेपर उठा करके देख लीजिए, लाइनर सिस्टम 1 से 1 क्वेश्चन आता ही आता है। लीनियर सिस्टम आपके पेपर में 100% आने वाला है। तो लीनियर सिस्टम जो होता है ये हमारे सुपरपोजिशन थ्योरम पे वर्क करता है, सुपरपोजिशन सिद्धांत पे वर्क करता है लीनियर सिस्टम। ये सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ये 2 प्रकार के नियम पे कार्य करती है सुपरपोजिशन थ्योरम। पहला होता है एडिटिव और दूसरा होता है हार्मोनिक। एडिटिव जो होता है, आपने जो इनपुट दिया है सिस्टम में, जो इनपुट आप दे रहे हैं, जैसे आपने कोई भी इनपुट डाला उसमें अल्फा टी, बीटा टी, गामा टी, सिस्टम में जो चीज़ दे रहे हैं, तो आउटपुट में जो आपको मिलेगा, दूसरी तरफ जो आउटपुट में मिलेगा, जैसे आपने अल्फा 1 टी दिया तो दूसरी तरफ बीटा 1 टी आपको मिला। दूसरा आपने इनपुट दिया गामा 1 टी तो दूसरी तरफ आपको मिलेगा गामा 2 टी। तो जो आपका इनपुट है, इनपुट का यदि आप योग करेंगे अल्फा 1 और गामा 1 का, तो दूसरा जो आपका आउटपुट आएगा तो बीटा 1 प्लस गामा बीटा 2 प्लस गामा 2 आएगा। यानी जो आपका इनपुट आपने दे रहा है किसी सिस्टम में, आपने इनपुट दिया 1 और तो आउटपुट यदि आपको 2 मिला, दूसरी तरफ आपने इनपुट दिया 3, आउटपुट आपको 4 मिला, तो 1 + 3 बराबर होगा 2 + 4 के। ये एडिटिव लॉ होता है, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा, सेम टू सेम वही है ये फिजिक्स वाला लॉ, एडिटिव लॉ। दूसरा होता है हार्मोनिक। हार्मोनिक लॉ जो होता है, होमोजेनिटी जो होती है आपकी, होमोजेनिटी जो होती है इसको बोलते हैं समांगता का सिद्धांत। समांगता आपने पढ़ी होगी।
समांगता का सिद्धांत कहलाता है कि जो आपने इनपुट जो है, आपको जो इनपुट में है, जो उसकी स्किलिंग करेंगे आप इनपुट की, वही आपको आउटपुट में आप प्राप्त होगा। यानी ये सिद्धांत आपको जो बताता है, इसके अनुसार जो है आपने जो आपका इनपुट में जो उसकी आपकी जो बीमा दी हुई है, जो यानी कि जो उसका मात्रक दिया हुआ है, जैसे आपने इनपुट का जो है, आप कोई भी समीकरण ले लीजिए, कोई भी गति का v बराबर u प्लस at ले लीजिए, तो जो आपका इनपुट में है, तो इनपुट का जो समीकरण का मात्रक और बीमा होगी, बीमा mlt, तो वही आपकी आउटपुट की mlt होगी। और जो आपका किलोग्राम मीटर यदि इनपुट में है, तो आउटपुट के भी जितने भी फैक्टर दिए हुए हैं, यदि सबको आप निकालेंगे बीमा, तो आपकी आउटपुट की बीमाएं सभी समान होंगी। यह कहलाता है आपकी होमोजेनिटी का सिद्धांत। अब मैं समझ गया होऊंगा आपको दोस्तों, आपको जो है तो लीनियर थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। लीनियर थ्योरम जो होती है सुपरपोजिशन सिद्धांत पे कार्य करती है। सुपरपोजिशन सिद्धांत जो है तो दो प्रकार से वर्क करता है, एक जो है एडिटिव लॉ पे वर्क करता है, लॉ ऑफ एडिटिविटी, और दूसरा होता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी आपको बता दिया क्या होता है, लॉ ऑफ एडिटिविटी भी बता दिया आपको क्या होता है। तो जो इन दोनों को फॉलो करता है वो होता है आपका लीनियर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, दी गई छवि में दर्शाए गए संकेत की प्रकृति को पहचान करें। यह जो समीकरण आपको दिया हुआ है, यह है डिस्क्रीट सिग्नल फंक्शन। आपने पढ़ा होगा, या सिग्नल फंक्शन आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के चीजों को जो है, इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं। ये सम संकेत है कि विषम संकेत है। पहले मैं आपको बताता हूं कि सम संकेत क्या होता है। सम संकेत जो होता है, आपने कोई भी चीज इनपुट में दी, यानी कि एक्स अक्ष में कोई भी चीज दी, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव में, तो यदि वो वाई डायरेक्शन में वही चीज निगेटिव में मिल रही है, सॉरी एक्स में, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4, यदि वाई डायरेक्शन में वही आपको 1 2 3 4 मिल जाए माइनस में, लेकिन उनका प्रतिबिंब कैसा हो, सीधा हो, यानी कि जो ऊपर की तरफ ये एन वाले एक्सिस में, एक्स वाले एक्सिस में पॉजिटिव में ऊपर की तरफ है, दूसरे में आप देखिए कि नीचे की तरफ हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ये नीचे की तरफ नहीं, इसका मिरर इमेज आपको यदि मिलता है, तो आपका यह कहलाएगा सम संकेत। सम संकेत में क्या होगा, एक्स अक्ष में जो ऊपर की तरफ है वही एक्स अक्ष में माइनस की तरफ ऊपर की तरफ रहेगा। यह आपका कहलाता है इवन सिस्टम में आपकी मिरर इमेज बनती है, यानी कि जो एक्स टी आपका है वो एक्स माइनस टी बनेगा। ये आपका होगा इवन पे, ठीक। और जो आपने ऑड पढ़ेंगे, ऑड जो सिग्नल होते हैं ये एंटीसिमेट्रिक होते हैं। एंटीसिमेट्रिक इमेज कहलाती है, यानी आपने एक्स टी आपने कोई सिग्नल दिया है, एक्स आपने एक्स अक्ष पे कोई भी टी सिग्नल दिया है, तो वो माइनस एक्स पे माइनस टी बनेगा, यानी नीचे की तरफ बनेगा, जैसा कि इसमें इमेज में दिखाया गया है। यह है एक्स टी। यदि एक्स अक्ष पे आपने टी संकेत कोई सिग्नल भेजा है, तो आपको माइनस एक्स अक्ष पे माइनस टी मिलेगा, यानी कि जो आपको ये दिया हुआ है ये ऑड सिग्नल का है। यदि ये इवन सिग्नल होता, तो इवन सिग्नल में जो आपने एक्स टी इनपुट दिया है, तो यही आपको आउटपुट में एक्स माइनस टी सिग्नल मिलता है, यानी ये इसका इमेज ऊपर की तरफ होता, यानी कि मिरर इमेज आपकी बनती, और ये एंटीसिमेट्रिक इमेज बन रही है आपकी, ये होगा विषम संकेत। ये आप लोगों को आगे के भी क्वेश्चन में काम करेगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को जान लीजिए कि ये एंटीसिमेट्रिक इमेज क्या होती है। एंटीसिमेट्रिक इमेज जो आपको ऊपर की तरफ एक्स अक्ष में बनेगी, वो आपकी नीचे की तरफ एक्स अक्ष में ही बनेगी, और मिरर इमेज जो होती है एक्स अक्ष में जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है वही निगेटिव डायरेक्शन में बनेगी, तो वो आपका सम संकेत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, में ईंधन परिवहन की लागत न्यूनतम होती है। आपके जो जितने भी संयंत्र होते हैं उनमें सबसे परिवहन लागत जो होती है सबसे न्यूनतम होती है जल विद्युत संयंत्र की। जल विद्युत संयंत्र की इसलिए न्यूनतम होती है कि एक बार यह सिस्टम चालू होने के बाद इसमें मैकेनिकल पावर भी कम लगती है, मैन पावर भी कम लगती है, प्लस इसको चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट का कुछ भी खर्चा नहीं होता है, जीरो ट्रांसपोर्ट खर्चे पे ये वर्क करता है।
इसलिए जो होता है ये कहलाता है जल विद्युत संयंत्र की परिवहन लागत बहुत कम होती है। ये ऊपर दिया हुआ है भाप विद्युत संयंत्र। भाप विद्युत संयंत्र जो होता है तो 1941 के दशक में रेलवे में प्रयोग किया जाता था, अब ये बंद हो चुका है। इसमें जब ये चलता था इसमें अधिकतर जो है तो टरबाइन जो कंपन मुक्त होती थी, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता था जब ये भाप टरबाइन प्रयोग किया जाता था रेलवे में। ये 1941 की बात है, अब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस वक्त ये इसलिए रेलवे में प्रयोग किया जाता था कि जो इसमें टरबाइन प्रयोग की जाती थी ये कंपन नहीं होता था, उसमें इसकी विश्वसनीयता अधिक होती थी, छोटे आकार होते थे, इसलिए उस वक्त भाप टरबाइन प्रयोग किया जाता था। जो ताप विद्युत संयंत्र के लिए आपको जानने वाली मुख्य इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आने वाली बात है, ये हर बार क्वेश्चन में आते रहते, ताप विद्युत संयंत्र, गैस विद्युत संयंत्र, जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत संयंत्र। तो ताप विद्युत संयंत्र में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी ताप विद्युत संयंत्र की तापीय दक्षता 30% होती है, यांत्रिक दक्षता सबसे ज्यादा 95% और विद्युत दक्षता जो होती है 90% होती है। परंतु जो होती है इसकी संपूर्ण दक्षता होती है ये 25 से 26% के करीब होती है, लगभग 25 से 26% होती है। अब आता है अगला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र होता है इसमें ये एक ऐसा विद्युत संयंत्र है जिसमें किसी प्रकार का वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है। आज के समय में ग्रीन इंडिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ग्रीन इंडिया पे वर्क कर रहे हैं, तो ग्रीन इंडिया का ये सबसे अच्छा संयंत्र स्रोत है विद्युत उत्पादन करने का, जल विद्युत संयंत्र स्रोत। इसमें किसी भी प्रकार का वायुमंडल प्रदूषित नहीं होता है। आप चाहे सोलर ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा जमीन चाहिए, प्लस बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में चाहिए जहाँ पे सूर्य की पर्याप्त ऊर्जा आपको मिलती रहे। हालांकि अपना जो है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का देश है, इसलिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सूर्य की किरणें मिल रही है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है। आपने देखा होगा कि रीवा में जो है तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, इसका परिचालन व्यय भी जो है तो लगभग जल विद्युत संयंत्र के मुकाबले काफ़ी कम होता है इसका परिचालन व्यय, यानी परिवहन व्यय, क्योंकि इसमें इसका जो ईंधन होता है अत्यंत छोटा होता है, लेकिन इसको स्थापित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसके संयंत्र जो होते हैं तो इतना ज़्यादा इसके अंदर से रिएक्टर निकालते हैं, इसके अंदर हानिकारक किरणें निकलती है, जिस वजह से हमको नुकसान होता है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसमें दिया हुआ है निगलेक्टिंग स्ट्रक्चर इफ द करंट टेकन बाय सीरीज मोटर इंक्रीज फ्रॉम 10 एम्पियर से 12 एम्पियर, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ इन टार्क। बोल रहा है कि यदि आपके डीसी सीरीज मोटर लगी हुई है उसमें करंट का मान 10 एम्पियर से 12 एम्पियर तक यदि बढ़ जाता है तो उसका टार्क कितने % बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो आप जानते ही हैं कि डीसी सीरीज मोटर जो होता है इसका स्टार्टिंग टॉर्क अत्यंत उच्च होता है, जिसके कारण इसका प्रयोग रेलवे इंजन में डीसी सीरीज मोटर लगी होती है, इसे ट्रैक्शन मोटर के नाम से जाना जाता है। जब रेलवे में इसका प्रयोग किया जाता है 6 ट्रैक्शन मोटर एक लोको में लगी हुई होती हैं। तो डीसी सीरीज मोटर इसीलिए लगाई जाती है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क अत्यधिक उच्च होता है। तो चूंकि आप जानते हैं सीरीज मोटर का जो टॉर्क होता है आर्मेचर करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, चूंकि जो फ्लक्स होता है वो आर्मेचर करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए जो टॉर्क होगा तो आर्मेचर करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बोल रहा है कि यदि हमने टॉर्क, चूंकि आर्मेचर करंट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है टॉर्क, तो जब हमने करंट 10 एम्पियर दिया तो हमारा टॉर्क कितना होगा, 100 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि यदि 10 से 12 एम्पियर यदि हमारी करंट हो जाएगी तो टॉर्क कितना होगा, तो 12 × 12 144, तो 100 से कितना बढ़ा वो, 100 से हो गया 144, तो हमारा टॉर्क कितने % बढ़ेगा, 44%। 100 से कितना हो रहा है, 44 बढ़ रहा है, तो यानी कि 44% आपका इंक्रीज हो रहा है। 100 पे कितना हो रहा है, 44। पहले 100 था, 100 पे कितना बढ़ा, 44, तो कितना हो गया 144, तो आपका कितना % टॉर्क बढ़ा, 44%। अगला क्वेश्चन देखिए, संकेत दिया हुआ है xt = cos 2t + π/4 की मौलिक अवधि निर्धारित करें। मौलिक अवधि निर्धारित करना है, cos 2t आपकी दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि ओमेगा का मान, अब ओमेगा = 2π न्यूटी है
ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, न्यू यानी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी आपको निकालना है तो 2 पाई न्यू, तो 2 पाई इक्वल टू 2 पाई न्यू इक्वल टू टी, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई इक्वल टू पाई एफ इक्वल टू टी, तो एफ इक्वल टू, एफ को आप मौलिक अवधि निकालनी है यानी टाइम, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/t, यानी 1/t इक्वल टू पाई को उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा टी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई टी से आप इस समीकरण की तुलना कर दीजिए तो आपका टी, आपका फ्रिक्वेंसी आ जाए, आपका टाइम आ जाएगा पाई, 2 पाई टी से, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई, फ्रिक्वेंसी न्यू आता है या 2 पाई बाई टी आता है, फ्रिक्वेंसी इक्वल टू होता है टाइम का अपोजिट होता है, एफ इक्वल टू 1/t होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, एफ यानी फ्रिक्वेंसी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ से आप समीकरण की तुलना कर दीजिए तो आपको आ जाएगी, आपका अवधि है यानी समय निकालना है तो समय आ जाएगा पाई। अगला क्वेश्चन है द कंडक्टर साइज ऑफ द इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर इज डायमीटर वाई, जो हम इकोनॉमिक साइज कंडक्टर जो हम प्रयोग करते हैं उसकी इकोनॉमिक साइज कैसे निकालते हैं, जो हमारे रेलवे में प्रयोग किया जाता है या ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किया जाता है, कहीं भी जो कंडक्टर प्रयोग किया जाता है उसे हम जो है तो दो प्रकार से निकालते हैं, उसके एनुअल कास्ट से और रनिंग कास्ट से। एक्चुअल में जहां पे एनुअल कास्ट और रनिंग कास्ट एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पे जो है हम एनुअल का केल्विन लॉ जो होता है तो ट्रांसमिशन लाइन जितनी भी हमारी प्रयोग होती है, चाहे रेलवे की हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो चाहे अपने जर्नल जो हम लोग यूज करते हैं उसका ट्रांसमिशन लाइन हो, कहीं की भी ट्रांसमिशन लाइन हो, तो वायर का कास्ट निकालने के लिए हम केल्विन लॉ का प्रयोग करते हैं। केल्विन लॉ जो होता है तो दो प्रकार से वर्क करता है, उसमें दो चीजें देखी जाती है, पहला देखा जाता है एनुअल कास्ट और दूसरा देखा जाता है रनिंग कास्ट। यदि एनुअल कास्ट और रनिंग कास्ट एक बेस्ट कंडक्टर के डायामीटर निकालने के लिए दोनों का मान समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जहां पे एनुअल कास्ट और रनिंग कास्ट का ग्राफ एक दूसरे को क्रॉस करता है वही कंडक्टर का बेस्ट साइज होता है। एनुअल कास्ट होती है जो आपने कहीं से भी आपको तार बनाना है तो या खींचना है तो आपको सबसे पहले कहीं से आपको उधार लेना पड़ेगा, तो जो आपने उसका इंटरेस्ट दोगे प्लस जब आप उस तार को अपने पास रखे रहोगे तो कुछ समय बाद यदि 5 रुपए में आपने खरीदा तो 3 रुपए में आप उसको बाद में 1 साल बाद बेचोगे तो 2 रुपए का आपका जो उसमें डिप्रिसिएशन जो कास्ट जो आएगी, डिप्रिसिएशन बोला जाता है उसको, तो जो डिप्रिसिएशन आएगा आपका जो कास्ट में वो आपका जो है 2 रुपए का जो लॉस होगा, तो जो आपका इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कास्ट डीसी जो होगा तो इन दोनों को बोला जाता है एनुअल कास्ट। और दूसरा कास्ट होता है रनिंग कास्ट। रनिंग कास्ट जो होता है उसके रनिंग करने में जो आपको एक जगह से दूसरे स्थान पे लगाने पे जो कास्ट होती है, तो दोनों को जो आप लगाएंगे उसको रनिंग करेंगे तो वो दोनों जहां पे दोनों का ग्राफ काटेगा वही आपका कहलाता है डायमीटर कंडक्ट, जो आपका कंडक्टर है उसका बेस्ट डायमीटर का साइज वही कहलाता है। उस वक्त जो है तो आपकी कास्ट काफ़ी कम रहती है और बेस्ट कंडक्टर आपको प्राप्त होता है, ये होता है केल्विन लॉ। लेंज लॉ जो होता है तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फैराडे का नियम आपको मैं पहले ही बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत वाहक बल का मान तथा चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में संबंध को दर्शाने के लिए फैराडे का प्रयोग किया जाता है। ओम का नियम जो होता है तो ये काफ़ी ईजी है, धारा और विभवांतर में संबंध स्थापित करता है ओम्स लॉ। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से एक बार घूम फिर करके आ गया। जब उपभोक्ता की अधिकतम मांग और उपभोक्ता की गई इकाइयों के आधार पर विद्युत धारा की दर पर शुल्क लगाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ये क्वेश्चन अब मैं आपको पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे, अभी इसी वीडियो में ही आपको ऊपर बताया ना उपभोक्ता की मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, हर चीज़ आपको बता दिया हूँ। वन पार्ट टैरिफ, इसमें पहले शब्द का प्रयोग किया गया जो शुल्क लगाया जाता है। शुल्क यानी कि उसमें टैरिफ लगाई जाती है। टैरिफ क्या होती है? टैरिफ होती है उपभोक्ता जिस रेट पे जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से बिजली वो लेता है वो उसकी कहलाती है टैरिफ। क्या होता है टैरिफ? क्या होती है या शुल्क क्या होता है? जैसे हम कंज्यूमर हैं,
हम बिजली यूज कर रहे हैं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से जिस रेट पे बिजली खरीदते हैं, जैसे 5 रुपये यूनिट, 3 रुपये यूनिट, तो वो यूनिट हमारी कहलाती है टैरिफ। टैरिफ कई प्रकार की प्रयोग की जाती है। उपभोक्ता जो टैरिफ प्रयोग करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रियल के लिए अलग जो है, तो कंज्यूमर के लिए अलग, प्लस रेसिडेंशियल के लिए अलग, प्लस आपके कमर्शियल के लिए अलग, प्लस आपके जो सिंचाई फार्मिंग के लिए अलग, तो उस हिसाब से टैरिफ अलग अलग होती है। सिंपल टैरिफ, फ्लैट रेट टैरिफ, ब्लॉक टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ, 3 पार्ट टैरिफ, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ। टैरिफ कई प्रकार की होती है, तो मैं आपको सिंपल एक एक शब्द में बता देता हूँ। सिंपल टैरिफ जो होती है फिक्स टैरिफ रहती है, जैसे 5 रुपये पर यूनिट आप जितना भी घर में यूज करना चाहे, 2 रुपये पर यूनिट, 3 रुपये पर यूनिट, ये फिक्स है, ये कहलाती है सिंपल टैरिफ। इसके बाद आता है फ्लैट रेट टैरिफ। ये लाइट लोड जो घरों में प्रयोग किया जाता है या इंडस्ट्री में हैवी लोड, तो दोनों के लिए अलग अलग होती है, फ्लैट रेट टैरिफ होती है। लेकिन फ्लैट रेट टैरिफ जो होती है ये एक प्रकार से लाइट लोड टैरिफ के लिए महंगी होती है। जैसे इस समय यदि मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो 6.65 जो है, तो फ्लैट यदि लाइट रेट टैरिफ रहेगी तो हैवी रेट टैरिफ जो रहेगी तो 6.56 रहेगी। यानी कि आपको 0.10% आपका हमेशा जो हैवी लोड टैरिफ फ्लैट रेट टैरिफ में ये रहता है कि हैवी लोड टैरिफ कम रहती है। अगली आती है ब्लॉक टैरिफ। ब्लॉक रेट जो टैरिफ होती है ये अलग अलग होती है, इसमें ब्लॉक बने होते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5। जैसे जैसे उपभोक्ता एक ब्लॉक को क्रॉस करेगा, यदि एक ब्लॉक आपको बना दिया जाए कि आप इतने यूनिट 10 यूनिट खत्म कर लेंगे तो आप एक ब्लॉक को क्रॉस कर लेंगे। समझ लीजिए कि आप एक प्रकार से गेम खेल रहे हैं, एक लेवल पार करेंगे, दूसरे लेवल में पहुंचेंगे तो आपको टफ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इजी मिलेगा दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल में थोड़ा और इजी मिलेगा। तो ये होता है आपकी ब्लॉक रेट टैरिफ। ब्लॉक रेट टैरिफ में आप जैसे जैसे लेवल पार करते जाएंगे तो आपका जो आपकी टैरिफ है वो टैरिफ का चार्ज जो है तो कम होता जाता है। ये होती है ब्लॉक रेट टैरिफ। इसके बाद आती है 2 पार्ट टैरिफ। 2 पार्ट टैरिफ जो होती है एमडी और रनिंग चार्ज जो होता है ये उस हिसाब से होती है, जिसकी या तो हम एमडी जिसकी एमडी यानी मैक्सिमम डिमांड जब आपके सभी लोग पीक पे रहेंगे उस वक्त की जो रीडिंग रहेगी, प्लस इसके बाद रनिंग चार्ज जो रहता है यूनिट के हिसाब से, जैसे 5 रुपये पर यूनिट हम लेंगे, 5 रुपये 6 रुपये पर यूनिट, तो ये रनिंग चार्ज कहलाता है। तो 2 पार्ट में लेते हैं, यानी कि रनिंग का भी देखा जाता है और एमडी का, दोनों को देखा जाता है। जो हमारी दुकानें शॉप वगैरह में होती हैं तो आप देखे होंगे कि उसमें एमडी भी देखना पड़ता है आपकी, और प्लस आपकी यूनिट भी देखना पड़ता है कि इतने KWH आपने यूनिट खत्म की। तो ये होता है 2 पार्ट टैरिफ। इसके बाद होता है पावर फैक्टर टैरिफ। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ तो आपको बता ही दिया कि मैक्सिमम डिमांड, जब आपकी मैक्सिमम डिमांड रहेगी यानी एमडी अधिकतम रहेगी, उस वक्त जो है तो हम मीटर की रीडिंग ले लेंगे जब आपने अधिकतम लोड को कनेक्ट किया हुआ था, उस वक्त मैं आपकी वो करूंगा, एमडी 0.8 है उस वक्त मैं लिख लिया और उसके हिसाब से आपकी टैरिफ लगाऊंगा। पावर फैक्टर टैरिफ में आदमी कंज्यूमर चाहता है, इंडस्ट्री चाहती है कि हमारा जो है तो हम इंडक्टिव लोड कम से कम हो, कैपेसिटिव लोड अधिक हो, यानी कि हमारी जो भी लोड हो तो यूनिटी की तरफ रहे, हमेशा यूनिटी की तरफ। 0.9, 0.8, 0.7 जितने आप पॉइंट से जितना पीछे की तरफ चलते जाएंगे उतना ही आपका लॉस होता जाएगा। तो आपके पावर फैक्टर के हिसाब से जो टैरिफ लगाई जाती है वो कहलाती है पावर फैक्टर टैरिफ। अगला आ गया द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन। एसी सर्किट का पावर फैक्टर यानी कॉस फाई क्या कहलाता है? कॉस फाई एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर। एक्टिव पावर VI कॉस फाई अपान VI इसको बोल सकते हैं, या KVA बटे किलो वाट बोल सकते हैं, या R अपान Z बोल सकते हैं, कोई भी आप बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल रूल पढ़ा होगा, तो ट्राइंगल रूल में आपको सब कुछ मिल जाएगा। RZ में रिलेशन आ जाएगा, VI कॉस फाई और VI में रिलेशन आ जाएगा। लेकिन ये तीनों जो है मैं आपको जो बता रहा हूं तो ये एक्टिव पावर के लिए ही बता रहा हूं। एक्टिव पावर सर्किट में जो होता है पावर फैक्टर तो एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर होता है। इसके बाद या तो हम R अपान Z कर सकते हैं पावर फैक्टर को, या VI कॉस फाई अपान VI कर सकते हैं, या KVA अपान किलो वाट कर सकते हैं। ये सभी एक्टिव पावर के लिए हैं।
अब देख लीजिए, ये देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन समझा रहा था इसके ऊपर जो मैं बताया सम संकेत और विषम संकेत का, ये देखिए इनपुट में ये क्या कर रहा है, x इजकल टू माइनस टी दे रहा है, तो आउटपुट में x इजकल टू टी मिल रहा है। फिर देखिए x इजकल टू माइनस एन दे रहा है, आउटपुट में x इजकल टू एन प्राप्त हो रहा है। तो एक्स टी और एक्स एन क्या कहलाएंगे, ये एक्स टी और एक्स एन कहलाएंगे सम संकेत। जो आपको दे रहे हैं आपको यक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो यक्स की जो मिरर इमेज आपको प्राप्त हो रही है, जो पॉजिटिव में प्राप्त होना चाहिए यक्स का माइनस टी प्राप्त हो रहा है। इनपुट में आपने माइनस टी दिया तो आउटपुट में आपको टी प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो आपको मिरर इमेज प्राप्त होती है, यानी जो शीशे में आपको इमेज प्राप्त होती है यक्स अक्ष में ही प्राप्त होगी, माइनस डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में। तो ये कहलाता है आपको x इजकल टू माइनस टी आपने दिया तो आउटपुट x इजकल टू टी प्राप्त हुआ, x अक्ष में ऊपर की ओर। लेकिन यदि x इजकल टू माइनस टी देते तो x इजकल टू माइनस एक्स इजकल टू माइनस टी यदि प्राप्त हो जाता, माइनस एक्स माइनस टी, तो ये आपको प्राप्त हो जाता, तो ये होता, अब ये विषम संकेत कहलाता। तो यह है आपका सम संकेत। जो आपने मिरर इमेज आपको मिल रही है, यह आपका कहलाएगा सम संकेत। क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 को खत्म करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल मशीन जो है तो हम आप लोगों को बाद में बताएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे। ओके दोस्तों।